कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं। यही तो है हमारी खोज, ईश्वरीय अवतारों के ऐतिहासिक प्रमाण की खोज। 2 अक्षर के इस नाम में जैसे समूचा ब्रह्मांड समा जाता है। श्री राम की निशानियां जो भारत के कोने कोने में फैली हुई हैं, उन्हें समेटते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है ईश्वरिक खोज। अब तक आपने देखा श्री राम के वनवास काल के कितने महत्वपूर्ण साक्ष्य भारतीय वैज्ञानिकों ने इकट्ठा किए हैं। ये साबित करते हैं कि रामायण काल्पनिक कथा नहीं है। हाँ, अलग अलग रूप में लिखे जाने के कारण आज इसके कुछ हिस्से अतिशयोक्ति की श्रेणी में रखे जाते हैं। रामायण ने एक एक अस्त्र शस्त्र जो राम को किसी ऋषि ने दिया है, उसका यूज अकाउंट फॉर किया वाल्मीकि रामायण में हर जगह। जितना रिसर्च इस विषय पे होना चाहिए उतना हुआ नहीं। राम सेतु कोई ब्रिज नहीं है। राम सेतु जो है ये बंद है, काजवे है, तो ये नेचुरल है। 6000 BC, 8000 BC, यहाँ तक कि 10,000 BC भी उस क्षेत्र में मनुष्य थे और रहते थे, पशुपालन करते थे। इसके प्रमाण मिले हैं। राम जी जिस रूप में जहाँ गए, आज भी सारी चीजें उसी कालक्रम में, उसी दूरी पर, उसी दिशा में वही घटनाएं हुई और आज भी वहाँ का जनमानस उस यूं को स्वीकार करता है। ये एक सत्य है जो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अब चित्रकूट छोड़कर पंचवटी पहुंच चुके थे। वनवास के कुल 11 वर्ष बीत गए थे। अब आगे ऐशो आराम से दूर घने जंगलों में, जहां हर पल मौत का खतरा था, खाने के लिए कंदमूल और सोने के लिए पत्थरों के कठोर बिस्तर पर रघुकुल रीत निभाते हुए श्री राम लगातार चले जा रहे थे। वनवास के अब अंतिम 3 साल बाकी थे जब वो पहुंचे दंडक वन। दंडक वन, जहां दिन में भी रात के तीसरे पहर जैसा घनघोर अंधेरा रहता था, जहां सैकड़ों फीट ऊंचे पुराने पेड़ ऐसे झूमते जैसे राक्षसों का झुंड अट्टहास कर रहा हो। यहां जंगल का अपना साम्राज्य था। अयोध्या से लगभग 400 किलोमीटर दूर यहां कौशल नरेश की नहीं, लंकापति रावण की सत्ता चलती थी। घने दंडक वन में श्री राम और लक्ष्मण सुरक्षित स्थान की खोज में लगे थे। उन्हें पता चला कि यहां बीहड़ में ऋषियों के कई आश्रम हैं। दरअसल रामायण काल के ऋषियों को आप आज के वैज्ञानिक समझ सकते हैं। ये ऋषि मानव कल्याण के लिए जंगलों में नए नए एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करते थे। नगरों से दूर घने जंगलों में अस्त्र शस्त्र से लेकर इंसानी सहूलियत की चीजों का आविष्कार करते थे। ये ऋषि जो हैं साइंटिस्ट थे बेसिकली, वो ये चीज़ें डेवलप करते थे और यूज़ के लिए देते थे। मज़ेदार बात यह है कि रामायण ने एक एक अस्त्र शस्त्र जो राम को किसी ऋषि ने दिया है, उसका यूज़ अकाउंट फॉर किया वाल्मीकि रामायण में हर जगह। जैसे उन्होंने एक अस्त्र दिया अग्नियास्त्र, उससे उन्होंने सुबाहु का वध कर दिया। मोहन अस्त्र दिया, उससे उन्होंने मरीच को फेंक दिया दूर। जीपीएस मैपिंग से पता चला है कि दंडक वन की सीमा आज के उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, मध्य प्रदेश के 2/3 हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बड़े भाग तक फैली थी। आज भी यहाँ घने जंगल मिलते हैं। रामायण काल में वनस्पति क्या थी, किस तरीके के जंगल थे और उनको डेट किया जा सकता है, लेकिन वो भी तब भी यही बताएंगे क्या डेट है, 14 साल है, 15 साल है, 1000 है,
या 2000 साल से है, जो भी है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया वगैरह जो क्लाइमेटिक डेट्स है उनका अलग है सिस्टम डेट करने का। कई खास प्रकार के पेड़ पौधे जो शुष्क आबादी में होते हैं, शुष्क जलवायु में होते हैं, वे पेड़ पौधे पहले पश्चिम दिशा में थे, राजस्थान में होते थे, सिंधु घाटी में होते थे। बाद में वे पेड़ पौधे पूरब की तरफ आ गए और उधर घने जंगल आने लगे। तो इससे ये पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज होता था। चित्रकूट में जहां खगोलविद वाल्मीकि का आश्रम था, वहीं मध्य प्रदेश के सतना में सरभंग और सुतीक्ष्ण ऋषि की यज्ञशालाएं थी। आज के पन्ना जिले में अगस्त्य मुनि की अग्निशाला थी। अग्निशाला में अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था। रामायण उनकी आश्रम को आश्रम नहीं कहती, उसको कहती है अग्निशाला। अगस्त्य मुनि और उनकी अग्निशाला देखिए। देखिए हम कितनी अंधे होके हमने अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ा है कि हमने अग्निशाला और आश्रम में भी कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। और वो वैज्ञानिक थे, हम सभी मानते हैं अगस्त्य मुनि को। एक बड़ी मतलब महत्वपूर्ण बात है, जिस बाण से रावण मारा गया था वो बाण ऋषि अगस्त ने ही राम जी को दिया था। वो सर बड़ा महत्वपूर्ण है। पिंपलनारे गांव में वो है, उसको अगस्तेश्वर मंदिर कहते हैं। वनवास के दौरान श्री राम ने गुफाओं में काफी समय व्यतीत किया। 30 साल पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से करीब 38 किलोमीटर दूर कुतुमसर में एक अनोखी गुफा मिली थी। इस गुफा से मिले अन्न के दानों की कार्बन डेटिंग 7000 साल ठहरती है, जो कि नए रिसर्च में राम का काल माना जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हमने यहाँ के डिपॉजिट लिए, कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिए, और वो जो ग्रेन्स हैं, ये भी उन्होंने समझाया कि ग्रेन के जो 7000 ईयर ओल्ड रिमेन्स हैं, उनको आप ये नहीं कह सकेंगे कि चावल है कि गेहूं है, क्या एक फैमिली बता सकेंगे कि ग्रेन फैमिली है या ये दाल फैमिली है, पल्स फैमिली है। वो मिले। अच्छा भाई, फिर वो जियोलॉजिस्ट को मैंने कहा भी इसमें कैसे रह सकता है कोई, आप कहते हो इसमें कोई रह सकता था, लाइट कहाँ से आएगी, पीने का पानी कहाँ से आएगा? भाई कमाल है। उन्होंने दिखाए उस गुफा के अंदर 3 कुएं वो कहते देखो पानी ये है, और लाइट कहाँ से, दोनों तरफ के पत्थर खुलवा दिए, देख लो लाइट। आई मीन वो तो सीन मुझे कभी भूलता ही नहीं लाइफ में। तो वो भी 7000 साल से मिल गया आके। वनवास के अंतिम 3 सालों में श्री राम ने वनों में सबसे अधिक यात्राएं की। पैदल चलते चलते वो चित्रकूट से 1200 किलोमीटर दूर एक अद्भुत स्थल पर पहुंचे। ये जगह थी पंचवटी। महाराष्ट्र के नासिक में बसी पंचवटी आज भी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं 5 विशाल वट वृक्षों से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचवटी पड़ा। आज भी पंचवटी में रामायण कालीन वनस्पतियां मिलती हैं। ये 5 तरह के वृक्ष पंचवटी में थे, 5 प्रकार के वट वृक्ष थे, इसलिए उसका नाम पंचवटी पड़ा। और हम क्लाइमेट के द्वारा यह जान सकते हैं कि वट वृक्ष अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होते हैं। नासिक के आसपास का क्षेत्र उस समय, आज से 5000 साल पहले, काफी वर्षा वाला क्षेत्र हो चुका था, क्योंकि अरेबियन सी मॉनसून मजबूत हो चुका था। श्री राम वनवास का बाकी बचा वक्त पंचवटी में काट रहे थे। लंका का राजा रावण हिंदुस्तान में अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहता था। उसने अलग अलग इलाके अपने रिश्तेदारों को बांट रखे थे। पर जनकपुर यात्रा के दौरान श्री राम और लक्ष्मण ने उसकी नानी ताड़का का वध कर दिया, मामा मारीच को मारकर भगा दिया। इस वजह से रावण के रिश्तेदारों में गुस्सा बहुत था। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा का राज था। कहते हैं जंगल में घूमते हुए जब एक दिन उसकी नजर राम पर पड़ी तो वो अपनी सुध-बुध खो बैठी। शूर्पणखा ने राम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राम ने इनकार किया तो उसने लक्ष्मण पर डोरे डाले। नाकाम होने पर सीता को मारने दौड़ी। गुस्से में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। रोती बिलखती शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची।
सीता को मारने की ये लिए चली सूर्यपनखा ने, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को संकेत दिया और उनका नाक काट लिया। और उसी नाक काटने के बाद में वो खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने अपने सेनाओं के साथ आए और इनका भगवान राम के साथ युद्ध करने लगे। बहन का बदला लेने के लिए खर और दूषण ने श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। लड़ाई छिड़ी तो श्री राम ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। रामायण में खर दूषण से युद्ध के समय एक सूर्य ग्रहण का जिक्र मिलता है। ग्रहों की स्थिति को जब प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो युद्ध की तिथि 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व निकली। ये तारीख राम के वनवास पर जाने की तिथि से 11 साल 3 महीने और 27 दिन बाद की। गणना के अनुसार उस रोज ग्रहण लगा था। जब खर राक्षस जिसका वध राम के द्वारा होता है वो युद्ध में आता है तो उस किस तरह से दिखाई देता है, ये नक्षत्र विज्ञान के अनुसार आदिकवि वाल्मीकि जी ने बताया है। तीसरे कांड के 25वें सर्ग के 5वां श्लोक है ये। सतेषां यातु धानानां मध्ये रथगतः खरः बभूव मध्ये ताराणां लोहितांगः इवोदितः। इसके आगे की कहानी आपने कई बार सुनी होगी कि कैसे भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए रावण ने मामा मारीच के साथ मिलकर चाल चली। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। कैसे उसके आखेट के लिए सीता ने श्री राम को विवश किया और जब तक राम और उनके पीछे लक्ष्मण जंगल में पहुंचे, रावण ने साधु भेष धर के सीता का अपहरण कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी के पास आज भी मारीच वध स्थल मौजूद है। साथ ही सीता की रक्षा के लिए रावण से लड़ने वाले जटायु जहां गिरे थे, वहां सर्व तीर्थ नाम का स्थान है, जो पंचवटी से करीब 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में है। हालांकि इन दोनों ही जगहों के पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। पंचवटी के आसपास जो मारीच की घटनाएं हुई, मारीच स्वर्णमर्ग बन के आया, कहाँ राम जी ने उसको देखा, कहाँ सीता जी ने देखा, कहाँ उसके पीछे दौड़े, कहाँ तीर का संधान किया, कहाँ उसको खड़े होकर तीर मारा, कहाँ उसको बाण लगा, कहाँ उसका सिर गिरा, कहाँ उसका धड़ गिरा। ऐसी अनेक स्थल हैं जो सब जगह पे रामेश्वर नाम के गांव से, रामेश्वर नाम के मंदिरों से वो सब स्थल आज भी प्रसिद्ध है। आज के संदर्भ में बात करें तो सीता की तलाश में राम और लक्ष्मण महाराष्ट्र की सीमा पार कर कर्नाटक पहुंचे। यहीं पर वो भील जनजाति से जुड़ी शबरी के आश्रम गए। यहाँ श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। आज के आंध्र प्रदेश के बेलगांव में शबरी आश्रम से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं। 7000 साल पुराने आश्रम के अवशेष तो नहीं हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णित बेर के पेड़ों की अधिकता आज भी यहाँ मिलती है। बेर की 2 वैरायटी है, एक जंगली और एक उसका कल्टीवेटेड फॉर्म में बड़े बड़े बेर हो गए और जंगली में छोटे हुए। तो शबरी माता ने जो बेर खिलाए थे वे संभवतः जंगली बेर थे, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनको झरबैर कहते हैं। ये बिहार यूपी में भी मिलते हैं। केवल इतने ही प्रमाण नहीं है। जनजातियों पर ताजा शोध में सामने आया है कि भारत की कई जनजातियों का डीएनए 10,000 साल से भी पुराना है, जिसमें कोल और भील शामिल हैं। आज भी जंगलों में इस जनजाति से जुड़े लोग मिलते हैं। हम आपको आज के भूगोल के हिसाब से समझाते हैं। घने जंगलों को पार करते हुए श्री राम और लक्ष्मण अब कर्नाटक पहुंच चुके थे। अब उन्हें मालूम था कि रावण ने ही माता सीता का हरण किया है। वो सीता जी को स्वतंत्र कराना चाहते थे, पर इसके लिए लंका पर चढ़ाई करनी होती और लंका पर चढ़ाई के लिए एक मजबूत सेना की आवश्यकता थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित था किष्किंधा राज्य। किष्किंधा का परिचय सुग्रीव से करवाया। सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने उसके राज्य और पत्नी पर कब्जा कर रखा था।
प्रभु राम बलशाली बाली को ललकारने को तैयार हुए। बदले में सुग्रीव ने सीता को खोजने में मदद का आश्वासन दिया। राम सीता को ढूंढ रहे थे और सुग्रीव की पत्नी रूमा को उसी के भाई बाली ने जबरदस्ती रख रखा था। सुग्रीव भी बहुत दुखी था, उसको उसी एरिया में रहना पड़ता था ऋषिमुख में, क्योंकि वहां पे एक ऋषि का श्राप था कि बाली नहीं आएगा। तो उनका राम ने ये कहा कि भी बाली ने बहुत बड़ा अधर्म का काम किया है कि वो उसने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखा हुआ है, तो वो अब वध के काबिल है। उन्होंने कहा भी तू उसको चैलेंज कर, मैं बाली को मार दूंगा और अगर जरूरत पड़ी, और तुझे किष्किंधा का राजा बना दिया जाएगा। जब तुझे किष्किंधा का राजा बना दिया जाएगा, तेरे पास बहुत बड़ी वानर सैनिकों की सेना है और तू सीता की खोज करवानी है। बाली अपने अहंकार में गलती मानने को तैयार नहीं था, तो राम ने बाली का वध कर दिया। वाल्मीकि लिखते हैं कि जिस दिन बाली की मौत हुई उस दिन सूर्य ग्रहण था। ग्रहों की स्थिति को जब प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो सूर्य ग्रहण की वो तारीख 3 अप्रैल 5076 ईसा पूर्व के सुबह 8 बजे की निकली। उस रोज भी सूर्य ग्रहण के प्रमाण हैं। श्री राम ने बाली का वध करके न सिर्फ सुग्रीव का राज्याभिषेक किया, बल्कि बाली के बेटे अंगद को किष्किंधा का युवराज भी बना दिया। राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव ने राम को मलय पर्वत की चोटी पर मिले कुछ आभूषण दिखाए। इन्हें देखते ही राम ने पहचान लिया, ये आभूषण सीता के थे। लंका पर चढ़ाई के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। श्री राम ने वानरों की सेना संगठित करनी शुरू कर दी। दरअसल ये वानर बंदर नहीं थे, बल्कि जंगलों में रहने वाली एक जनजाति थी। मानव जीनोम पर हुए ताजा रिसर्च में इस बात की पुष्टि भी हुई है। पर अभी ये जानना आवश्यक था कि इतने बड़े लंका के किस हिस्से में रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा हुआ है। जटायु के भाई से पता चला था कि उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया है। अब समुद्र लांघकर हनुमान मां सीता तक संदेश ले जाने पहुंचे। श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका से जुड़े साक्ष्य मिलते हैं, हालांकि इसके कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। वहां जाकर किसी भी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई खुदाई तो की नहीं है। मैं भी श्रीलंका गया था, ऐसा नहीं है, वहां भी देखा था। लेकिन अब कुछ लोग ऐसा है, वो भगवान हनुमान की जब पूछ बांध करके उन्होंने लंका में आग लगा दी, तो वो कहते हैं यहाँ की जमीन भी जो है वो लाल हो गई। वो लाल नहीं, वो लेटराइट है। अशोक वाटिका में हनुमान ने सीता जी से भेंट की। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक उस दिन चंद्र ग्रहण था। रामायण में उस दिन की ग्रह दशाओं का विस्तार से वर्णन है। ग्रहों की दशाओं को जब प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो चंद्र ग्रहण की वो तारीख 12 सितंबर 5076 ईसा पूर्व आई। उस दिन लंका दहन की कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की, उनकी पूंछ में आग लगा दी तो उन्होंने सोने की लंका को ही जला दिया। खैर, जब हनुमान जी लौट कर आए तो सीता जी की लोकेशन का पता चल गया और राम जी अपनी पूरी सेना को लेकर यहाँ रामेश्वरम की ओर कूच कर गए। सेना कूच के संबंध में वाल्मीकि ने ग्रहों का जिक्र किया है। अध्ययन के बाद पता चलता है कि राम सेना के साथ 20 सितंबर 5076 ईसा पूर्व में रामेश्वरम के समुद्र तट के पास पहुंचे। यानी कि हनुमान के अशोक वाटिका पहुंचने के 8 दिन के बाद राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र के किनारे डेरा डाल दिया था। लंका पर चढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा थी हिंद महासागर। सेना के साथ इसे पार करना आसान नहीं था, लेकिन 7000 साल पहले 5 दिन में समुद्र पर एक ऐसे सेतु का निर्माण हुआ जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। इसे एडम्स ब्रिज कहिए, सेतु समुद्रम या राम सेतु। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता हुआ यह हिस्सा रामायण की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का सबसे पहला साक्ष्य है। आज के दौर में भी अगर हमें किसी नदी या समुंदर पर पुल बनाना पड़े तो सालों का समय लग जाता है।
तब जब हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तकनीकी तौर पर हम अपने आप को बहुत सक्षम समझते हैं, पूरा का पूरा सरकारी अमली जामा लग जाता है एक पुल को बनाने में। सोचिए ऐसे में राम पहुंचे होंगे समुंदर किनारे, सबसे दक्षिणी तट पर, तो उनके मन में इस अथाह समंदर को देखकर क्या चला होगा। ये आज से 7000 साल पहले की बात है। समुद्र तट पर श्री राम और उनके सभी सहयोगी और सामने अथाह सागर। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में राम सेतु को लेकर विस्तार से वर्णन मिलता है। रामायण के अनुसार हिंद महासागर पर सेतु बनाने के लिए श्री राम ने उस वक्त के बड़े शिल्पकार नल को दायित्व सौंपा। नल विश्वकर्मा के वंशज थे। 3 दिनों तक रेकी के बाद नल ने वो जगह खोज निकाली जहां पर भारत से लंका तक पानी कम था। भारत से लंका के बीच इस जगह पर छोटे छोटे द्वीप थे। वाल्मीकि रामायण ने साफ लिखा है कि वहां पहुंच के श्री राम ने पहले 3 दिन तक इस बात का स्टडी किया कि कौन सा एरिया सूटेबल है। ऑब्वियसली जहाँ शैलो वाटर है, नीचे कोई लैंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवेलेबल है, वो ढूंढ रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जब उन्होंने 3 दिन बाद आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने सुग्रीव से कहा, भाई अब मेरे को लगता है यहाँ बन सकता है, पर पुल कौन बनाएगा। सुग्रीव कहता है, अरे यहाँ पे नल है, नल तो विश्वकर्मा जैसा महान शिल्पकार है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक नल ने सेतु बंध के निर्माण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जो उस दौर की कुशल इंजीनियरिंग का नमूना है। सबसे पहले समुंदर के किनारे किनारे चारों तरफ सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद सेतु बंध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन में इसके गैप्स को भरूंगा। देखिए, उसको मालूम है कि एक नेचुरल चेन है, उसके गैप्स भरने हैं। और कैसे भरूंगा कि बड़े बड़े वानर और सैनिक 2 तरफ रस्सियां लेके खड़े हो जाएं। उससे पहले वो यहाँ पहाड़ लगा दें, इतने सारे पेड़ों का, पत्थरों का, चट्टानों का। अब मजेदार बात देखो, वो कहते हैं कि पहले दिन की भराई करके खड़े कैसे होंगे 2 जगह, अगर इधर और उधर खड़े करने का बेस है ऑलरेडी, है ना कोई बरेती या टापू उधर है, उतना गैप उन्होंने फिल कर दिया। फिर अगले दिन उससे अगला फिल कर दिया, फिर उससे अगले दिन। 5 दिन में वो गैप पूरा होके सेतु चलने के काबिल हो गया। सेतुबंध बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के जंगलों से पेड़ों को काटकर सैनिकों ने ढेर लगा दिया। फिर एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रस्सियां बांधी गईं। इसके बाद समुद्र में पेड़ के तने डाले गए। पेड़ के तने के ऊपर बड़े पत्थर और उसके ऊपर छोटे पत्थरों का ढेर लगाया गया। एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रास्ता बनाने के बाद अगले द्वीप से उसे इसी तरह जोड़ा गया। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तुलसीदास लिखते हैं कि श्री राम का प्रताप ऐसा था कि जिस भी पत्थर पर उनका नाम लिखकर या उनका नाम लेकर समुद्र में डाला गया, वो पत्थर तैरने लगा, उसका वजन ही जैसे गायब हो गया। तुलसी के रामायण में राम सेतु का जो भी वर्णन मिलता है, उसमें चमत्कार जुड़ा हुआ है। तुलसीदास ने सन 1633 में रामचरितमानस की रचना की, यानी आज से करीब 400 साल पहले। तुलसी रामायण में अधिकतर चमत्कार का वर्णन है और वाल्मीकि रामायण ने ग्रहों, नक्षत्रों और भौगोलिक स्थानों के तथ्यों को समाहित किया। सबसे पहले तो हमें इन कहानियों के ओरिजिनल टेक्स्ट की एजुकेशन उपलब्ध नहीं है। हम जो भी पढ़ते हैं वो आस्था के प्रतीक तुलसी की रामचरितमानस या और ऐसे राम की कहानियों के वर्णन पढ़ते हैं जिसमें प्रामाणिक जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उपलब्ध नहीं है। परंतु अगर आप वाल्मीकि रामायण को देखें तो उसमें चूंकि महर्षि उस समय के महर्षि आज के वैज्ञानिकों की भांति प्राकृतिक संदर्भों के, प्राकृतिक जितनी लॉज होते हैं उनके ज्ञाता हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने बहुत डिटेल में चर्चा की है सभी चीज़ों की, राइट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस टू जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस।
हालांकि तुलसी रामायण में वर्णित तैरते पत्थरों का प्रमाण आज भी रामेश्वरम में मिलता है। पुरातत्व विशेषज्ञ ऐसे पत्थरों के वजूद को मानते हैं। राम सेतु था, क्योंकि वहाँ आज भी जाइए तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और जिनमें वो थोड़े थोड़े सुराग होते हैं जो तैरते हैं, वो उसकी वजह से तैरते हैं क्योंकि पानी उनके पास से निकलता है। लेकिन जब आप उन्हीं पत्थरों को एक साथ एक जगह भर देते हैं तो रास्ता तो रुकेगा ही। सेतु बंद बनाने की बात होती है, उस समय बहुत से लोग, चूंकि ऐसा टीवी में पहले दिखाया गया था रामायण सीरियल में, कि तैरते हुए पत्थर फेंके जाते हैं और उनसे कोई शायद ब्रिज बनाया गया होगा। तैरते हुए पत्थर होते हैं, इन्हें प्यूमिस स्टोन बोलते हैं हम लोग, जियोलॉजिस्ट लोग जो हैं, लेकिन पत्थरों से बनाया गया हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, कुछ प्यूमिस स्टोन का उपयोग हो सकता है किया गया हो, लेकिन कोई पूरा ब्रिज तैरते हुए पत्थर से बनाया गया है, ये बात सच प्रतीत नहीं होती है। रामायण में उल्लेख से अलग नासा ने 1993 में राम सेतु का सैटेलाइट चित्र जारी किया। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। पश्चिमी लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु कहा गया क्योंकि शिल्पी नल ने इसका निर्माण किया। आज से 7000 साल पहले जल का स्तर भारत और लंका के बीच में उठकर इस लेवल में जस्ट आया था कि राम सेतु डूबने के स्टेज में था। यानी 7000 साल पहले ऐसी अवस्था थी कि वह राम सेतु आने जाने लायक तो था, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं 1-8 मीटर पानी था। उसको भर कर पाट कर पुल बनाया जाना संभव था। नासा ने सैटेलाइट की जो तस्वीरें जारी की, उसका बारीकी से परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक अलग अलग मत प्रकट करते हैं। कुछ इसे प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ मानव निर्मित। हालांकि इसकी बनावट और जगह जगह पर घुमाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसे मानव ने ही बनाया है। देखिए, ये सवाल पूछा जाता है कि मानव निर्मित है राम सेतु या ये प्राकृतिक है। इसको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो समुद्र की कम गहराई है वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। तो ऐसा नहीं कि वो कि बहुत गहरे समुद्र से किसी ने ला के ब्रिज बनाया, वो प्राकृतिक है। अगर समुद्र का तल थोड़ा, जैसे आजकल है कि समुद्र का तल थोड़ा ऊपर बनेगा तो वो बिल्कुल समुद्र के अंदर आ जाएगा, और समुद्र का तल थोड़ा नीचे जाएगा तो वो काफ़ी कुछ ज़मीन जैसा बन जाएगा जिसमें बीच में छोटे छोटे गड्ढे जैसे होंगे। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक है, लेकिन उसको पत्थर वत्थर डाल के बीच के गड्ढे वड्ढे पाट कर श्रीलंका तक जाने लायक एक जो सेतु बंद बनाया गया, ये बनाना पॉसिबल था। वो मानव निर्मित हो सकता है। आज के संदर्भ में देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा अदृश्य समुद्र सेतु की लंबाई करीब 35 किलोमीटर है। भारत की तरफ से जाएं तो इस पर 8 द्वीप पड़ते हैं। द्वीपों के बीच आज भी पानी ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं तो लोग पैदल ही चल सकते हैं। हमसे की चर्चा होती है तो अक्सर नासा द्वारा प्रचारित एक चित्र का भी बहुत वर्णन किया जाता है। मैंने भी वो चित्र देखा है। उसके बारे में मैं खाली इतना ही कह सकता हूँ कि ये चित्र ये दिखाता है कि भारत और श्रीलंका बीच का जो समुद्र है वो बहुत छिछला समुद्र है। तो अगर देख के मालूम पड़ता है वो रिमोट सेंसिंग का पिक्चर है। और ये मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ, उस समय समुद्र का तल बहुत नीचे था। तो वो पिक्चर वही कहती है जो हम लोग कहते हैं कि अगर समुद्र का तल थोड़ा सा भी नीचे कर देंगे तो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। समुद्र में डूबा हुआ राम सेतु राम के पुरातात्विक प्रमाण दे सकता है। भारत की तरफ से राम सेतु पर जाने के लिए पहले रामेश्वरम, फिर धनुषकोडी और फिर उसके बाद पंपावन तक सड़क से जाना होता है। पंपावन से पानी का सफर तय कर समुद्र सेतु को आप देख सकते हैं।
श्रीलंका से राम सेतु की शुरुआत केतुश्वरम से होती है। यहाँ पर एक विशालकाय शिव मंदिर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण यहाँ पर रोज शिव आराधना के लिए आता था। जैसे भारत में रामेश्वरम मंदिर है, ठीक वैसे ही श्रीलंका में केतुश्वरम मंदिर का स्थान है। श्रीलंका में केतुश्वरम से मन्नार तक सड़क जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु पर इसी तरीके के 6 द्वीप पड़ते हैं। माना जाता है कि नल ने इन्हीं द्वीपों की तलाश की थी, उन्हें पिलर्स की तरह इस्तेमाल किया और एक द्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए राम सेतु को लेते हुए। आज सदियां बीतने के बाद ये जो पिलर्स हैं, इन पर पूरी तरीके से रेत जमा हो चुकी है। समुद्र सेतु प्रोजेक्ट में इन्हीं पिलर्स को तोड़ने की तैयारी थी, लेकिन इनकी बनावट ऐसी है कि इसे तोड़ने में इंजीनियर्स के पसीने छूटने लगे। जिंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1200 करोड़ का हॉलैंड से ड्रेजर इंपोर्ट किया इसको ब्लास्ट करने के लिए। 2300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देके 1200 करोड़ का वो दिया। ड्रेजर जब ब्लास्टिंग करने गया तो टूट के 2 टुकड़े होके डूब गया। अब उन्होंने स्पेन से क्रेन मंगाई 800 करोड़ की ड्रेजर को निकालने के लिए। क्रेन भी टूट के 2 टुकड़े होके गिर गई। अब जो रशियन इंजीनियर एंगेज किया हुआ था वो देखने गया ये हो क्या रहा है, तो उसकी टांग टूट गई, वो भी आ गया। अब आस्था वाले शायद आप भी हंसने लगेंगे, बहुत सारे लोग इसको राम का करिश्मा मानेंगे, उनका हक है मानने, मगर हम तो वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने वाले थे। अब हमने इसको ढूंढना शुरू किया, जियोलॉजिस्टों को भी कांटेक्ट किया जी। उन्होंने बताया कि ये तो शुरू से पता था, ये तो पॉलिटिक्स था कि ये नहीं होगा ब्लास्ट इस तरह सिंपल मेथड से, क्योंकि जो ये राम सेतु है इसके नॉर्थ का हिस्सा पाक स्ट्रेट है, साउथ का हिस्सा गल्फ ऑफ मन्नार है। तो जो पाक स्ट्रेट का में समुद्र की सतह है वो ऊंची है और जो गल्फ ऑफ मन्नार में साउथ की तरफ इसके सतह है वो नीची है। अब आप ही सोच लो आगे क्या होना है। आप ड्रेजर खड़ा कर लो, आप कुछ खड़ा कर लो, जैसे ही आप ब्लास्ट करोगे वो सारा डिपॉजिट आपके ऊपर आके गिरेगा, आप टूटोगे, है ना। तो वही हुआ। आज भी समुद्र सेतु की ऊपरी सतह समतल है। सेतु पर बालू की मोटी परत को अगर सावधानी पूर्वक हटाया जाए तो सेतु की परत दिखाई दे सकती है। हालांकि सबसे नीचे डाले गए पेड़ हजारों साल बीतने के बाद कार्बन में तब्दील हो गए होंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह सेतु 1 और 100 के अनुपात में बना है, यानी 100 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। आज भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलई मन्नार के बीच की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, जबकि सेतुबंध की चौड़ाई 3.5 किलोमीटर। यानी आज भी सेतुबंध 1 और 10 के अनुपात में है, जो कि राम की ऐतिहासिकता पर मुहर लगाता है। राम सेतु को लेकर कुछ और धारणाएं भी सामने आई हैं। एक थ्योरी के मुताबिक राम के काल से पहले ही राम सेतु अस्तित्व में था। नल ने केवल उसे ढूंढ निकालने का काम किया और 5 दिन में दुरुस्त किया। विज्ञान क्या कहता है इस थ्योरी के बारे में? सेतु के निर्माण के बाद वहां शिवलिंग की स्थापना की गई, तब जाकर सेना ने लंका की ओर कूच किया। कहते हैं उस वक्त भी रेत में ही शिवलिंग बनाया गया था। यहीं से बस चंद किलोमीटर की दूरी है जहां रामेश्वरम मंदिर है। कहते हैं वहीं पर श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और उसके बाद जाकर सेना ने कूच किया था। इसके कोई पुरातात्विक प्रमाण तो नहीं है। चलिए हम आपको जो प्रमाण हैं वो दिखाते हैं। राम सेतु के बारे में कुछ और अहम जानकारी देते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक चेन है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में लिखा है कि नल ने सिर्फ 5 दिन में द्वीपों के बीच की खाली जगहों और पर्वतों की श्रृंखला के बीच के अंतरालों को पत्थरों, वृक्षों और लताओं से भरकर सेतुबंध का निर्माण किया। देखा जाए तो आज भी यह सेतु पानी से अमूमन 2 मीटर नीचे है। जब यह सेतु बना था तब यह समुद्र तल से 1 मीटर ऊंचा था। यानी जब सेतु बना होगा
उस समय सेतु वर्तमान समुद्री सतह से 3 मीटर या 9 फीट नीचे रहा होगा। हम लोगों ने पिछले 15,000 साल में समुद्र तल में आए हुए परिवर्तनों का पता लगाया है। एक सी लेवल कर्व बनाया है। इस कर्व के जो है ये करीब 7,000 साल पहले आज की स्थिति में आया था और आज से ऊपर चला गया था। तो अगर 7,000 साल के आसपास देखें, 100-200 साल पहले, कुछ पहले, तो समुद्र का तल आज की तुलना में 2 से 3 मीटर नीचे था। समुद्र विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। आधुनिक काल में राम सेतु समुद्र के जल स्तर से करीब 9 फीट नीचे जलमग्न है। उस समय अगर हम देखें तो समुद्र का तल आज से थोड़ा नीचे था, और अगर आप इंडिया और श्रीलंका के बीच का समुद्र देखें तो ये करीब करीब 10 फुट के आसपास है, 3 मीटर के आसपास है। तो अगर आप 3 मीटर समुद्र का तल नीचे करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका करीब करीब कनेक्टेड हो जाता है, या बहुत शैलो सी होगा, बीच बीच में गड्ढे होंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार 7,000 साल पहले यानी 5,000 ईसा पूर्व में समुद्र का जल स्तर करीब 9 फीट नीचे था। इन तथ्यों की पुष्टि पृथ्वी विज्ञान विभाग, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने भी अपने भाषण में की है। The rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly corresponds to 9.3 meters, 9.3 feet. The remains of Rama Setu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. अभी तक के शोध में राम सेतु को लेकर तस्वीर स्पष्ट नहीं है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। परम शक्तिशाली समुंदर पर जीत हासिल हो गई। समुद्र सेतु का निर्माण हो गया। श्री राम की सेना ने लंका पर कूच कर दी। इस समुद्री सीमा के उस छोर पर श्रीलंका में कैसे मिलते हैं प्रमाण, दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। हमने पिछले हफ्ते ईश्वर एक खोज कॉन्टेस्ट में सवाल पूछा था। रिसर्च के मुताबिक वनवास जाते समय श्री राम की आयु क्या थी? ए 23 साल, बी 25 साल, सी 22 साल। सही जवाब है बी 25 साल। और सही जवाब भेजने वाले हमारे 5 लकी विजेता हैं। दिल्ली से विक्रम, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से लोटन, कोलकाता पश्चिम बंगाल से बबीता शॉ, जमशेदपुर झारखंड से अमिताभ अविनाश, पुणे महाराष्ट्र से अमर राजेश इम्बोले। आप सभी को मिलता है शानदार इनाम। और अब आज का सवाल। रिसर्च के मुताबिक राम सेतु का निर्माण कितने दिनों में पूरा हो गया था? ए 5 महीने, बी 5 साल, सी 5 दिन। सही जवाब देने के लिए टाइप करें IEK, स्पेस देकर अपना विकल्प लिखें A, B या C और भेज दें 52424 पर। सही जवाब देने वाले 5 लकी विजेताओं को मिलेगा शानदार इनाम। लकी विजेताओं का नाम ईश्वर एक खोज के अगले एपिसोड में बताया जाएगा।